नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आइए फटाफट से कमेंट में और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है। मेरा नाम विवेक यादव है और आपके इस बैच में मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पूरा सेक्शन जो है, जो आपके कमीशन ने पूछ रखा है, जो सिलेबस डिसाइडेड है, उसको हम लोग बड़े अच्छे से विद मैप कंप्लीट करेंगे। एक बार सारे लोग कमेंट में आएंगे और बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्यों जी? सब कुछ क्लियर है? चलिए जी। पहली बात, ये जो आपका बैच है, जो सिलेबस है, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस किस एग्जाम के लिए ठीक रहेगा ये वाला जो आपका बैच है, वो मैं सारी एक बार में आपको डिटेल बता देता हूं। फिर मैं आप लोगों को सिलेबस समझाऊंगा। सब कुछ ये इतना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब आपकी 5 बजे डेली क्लास होगी इसी टाइम पर, ज्योग्राफी की। ओके, चलिए जी। अभी जो क्लास है, सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। सबसे पहली बात, इसमें जो बैच में एग्जाम है वो कौन कौन से कवर करवा देंगे हम? एसएससी के सारे एग्जाम को कवर करवा देंगे, रेलवे के सारे एग्जाम को कवर करवा देंगे इसी कंटेंट से। और कोई भी आप स्टेट एग्जाम देते हो उसमें सब में काम आने वाला है, यानी कॉमन पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसमें सारा सब कुछ कवर होगा ही होगा। इसके साथ साथ जो सिलेबस रहेगा, वो सिलेबस कितनी क्लासेस में पूरा करवा देंगे हम? सिलेबस लगभग आपका 47 टू 48 क्लास में कवर होगा, जहां पर एक क्लास जो होगी वो मिनिमम से मिनिमम आपकी 1 घंटे की क्लास होगी। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस को हम लोग किस लैंग्वेज में करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे। बायलिंगुअल लेकर के चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात, नोट्स का क्या रहेगा, कैसे क्या तैयार करना है, क्या नहीं रहेगा। पहली बात, नोट्स का आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ डेली के डेली जो ये पीएनजी है बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगे, जिससे कि आप अपने नोट्स को और बेहतर बना पाए, ठीक है। तीसरी बात, जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी इंक्लूडेड रहेगा, और इसमें हम लोग स्टैंडर्ड कंटेंट को लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट है वो स्किप ना हो पाए। जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी हम ज्यादा से ज्यादा मैप का भी यूज करके करते हुए चलेंगे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का यह है कि हम हर चीज का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि कहीं के, मतलब किसी भी एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चंस ऐसा ना हो जो कि छूट जाए। तो हर एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, और आपसे मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आप एक ट्रस्ट के साथ, एक उम्मीद के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे, और मैं जो चीजें करवा रहा हूंगा उस बात को 100% मानते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप इधर उधर हजार तरीके का माइंड चलाओगे ना कि सर यहाँ पे ये है, वहां पे ये है, इसमें से कुछ नहीं होगा। केवल और केवल आपका माइंड पजल रहेगा, आप अपने आप को परेशान कर रहे होंगे। आगे बात समझ में? तो उससे बेहतर यह है कि जो टीचर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज पर फोकस करना है, बजाय बेवकूफियों के, है ना। क्योंकि आप बेवकूफी भरी बातें करोगे तो उसका कोई इलाज नहीं है, ना मेरे पास है, ना भगवान के पास है, ना घर वालों के पास है। जैसे अभी एक भजन लाल यादव हैं, ये कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हो। तो भजन लाल जी, ये सब बेवकूफी की बातें होती हैं, टाइम खराब आपका भी होगा इसमें, और स्टूडेंट का भी होगा, हमारा भी होगा। आप अपनी आंखों को थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको सामने लिखा हुआ दिखेगा ज्योग्राफी भूगोल। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से खास करके कहना चाहूंगा कि इन चीजों पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। समय बहुत कीमती है, आप अपने समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो दुनिया में इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता है। बहुत अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके समझना है।
मैं पिछले 10 साल से इस टीचिंग लाइन में हूं, एक एक चीज को मैं सिस्टमेटिक वे में आपको बता रहा हूंगा। आपको केवल और केवल समझने पे फोकस करना है कि एक भी पॉइंट स्किप ना हो पाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? एक बार हाँ या ना लिखेंगे जल्दी से कमेंट में, है ना? बाकी लोगों को दिख रहा है ज्योग्राफी लिखा हुआ या केवल मुझे ही दिख रहा है? ठीक है। कुछ नहीं करना, किसी बुक का नाम नहीं लेना है, ना पढ़ना है, कुछ नहीं करना। मैं क्लियर कट बता रहा हूं। शांति से पहले 2 चैप्टर पढ़ो, अपने आप आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ बहुत कुछ बेहतर चल रहा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए जी, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहले प्रश्न को उठाता हूं मैं यहां पे कि ज्योग्राफी है क्या। पहले शांति से 2 दिन क्लास करो, आपके अंदर से फील आने लगेगा। ना आए जब कहना। ये 2 वर्ड के मिलने से बना हुआ है, एक है जियो और सेकंड वर्ड है ग्राफिया। सर यहां बात आती है कि जियो का मतलब क्या है। जियो का मतलब है यहां पर अर्थ यानी पृथ्वी से है। वहीं ग्राफिया का मतलब क्या है? ग्राफिया का मतलब है डेस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन से। डेस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन से है। आगे बात समझ में? 1 सेकंड का टाइम देंगे मुझे। हाँ जी। तो यहां से डेफिनेशन क्या निकल कर आएगी? तो यहां से डेफिनेशन निकल कर आएगी डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। हिंदी में इसी को कहा जाएगा पृथ्वी का वर्णन। इस बात से सर क्या मतलब है? कैसे हम वर्णन करेंगे हमारी पृथ्वी का? तो गौर से सुनेंगे बात को। सर आप एक बात बताओ, ये हमारी अर्थ है, आगे बात समझ में? ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के अंदर क्या है? समझ रहे हो? इस अर्थ की सतह यानी कि सरफेस पर क्या है? और इस अर्थ के चारों ओर, ठीक है ना, इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है? जब हम 3 तरीके से अर्थ की स्टडी करते हैं तो तब जाकर के हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट तैयार होता है, पृथ्वी। और पृथ्वी का अध्ययन जब किया जाता है तो इसी को भूगोल कहा जाता है। यानी इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं आपसे कि हमारी पृथ्वी के या हमारी पृथ्वी से संबंधित घटकों का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। ओके, चलिए जी मैं लिखता हूं इस बात को कि ज्योग्राफी है क्या। गौर से सुनेंगे मेरी बात को। इट इज द इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ। इट इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स रिलेटेड टू अर्थ। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा यह पृथ्वी से संबंधित घटकों का अध्ययन है। क्या है ये? हमारी पृथ्वी से संबंधित घटकों का अध्ययन है। अब सर जब आप इन कंपोनेंट्स को देखोगे ना, जो हमारी अर्थ से रिलेटेड हैं, तो ये कंपोनेंट्स आपको 2 तरीके के दिखाई देंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पे कंपोनेंट्स किसके हों, कैसे डिवाइड किए जा सकते हैं, तो एक तो है नेचुरल कंपोनेंट्स। शिवानी कौन सा बैच है आपका? और एक होते हैं आर्टिफिशियल कंपोनेंट। कौन से बैच में आपके साथ ऐसा हुआ है जो आपने कमेंट कर रखा है? यानी 2 तरीके से घटक होंगे सर।
एक तो वे घटक होंगे जो कि प्राकृतिक हैं, यानी कि जिनका क्रिएटर कौन है, नेचर है। और सेकंड टाइप में वो घटक आएंगे जिनका क्रिएटर कौन है, मानव है, यानी कि कृत्रिम घटक हैं। एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसमें। ओके, देखो ध्यान से। प्राकृतिक घटक में क्या आएगा, हिंदी में लिख देता हूं एग्जाम्पल, जैसे पर्वत आएगा, पठार आएगा, ठीक है, नदियां आएंगी, ये सब किस में आते हैं, नेचुरल में आते हैं। इनका क्रिएटर कौन है, नेचर है। वहीं अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूंगा तो आर्टिफिशियल में कौन आएगा, सर आर्टिफिशियल की अगर हम बात करेंगे ना तो इसमें आएगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बोले तो यातायात, है ना, हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, इंडस्ट्रीज, उद्योग है, यातायात है, उद्योग है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में आएगा फिर सेंसस, यानी कि जनगणना है। इसी में आएगा सर एग्रीकल्चर, यानी कि क्या है, कृषि है। इसी के आधार पर जो ज्योग्राफी है उसको टू सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो टू सेक्शन कौन कौन से हैं, गौर से सुनेंगे। जो नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं इनको रखा जाता है किसके अंतर्गत, तो आंसर होगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसको रखा जाता है किसके अंतर्गत, तब आपका आंसर होगा, इसमें होता है सर भौतिक भूगोल। इसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, इसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है। और जो ये आर्टिफिशियल होता है ना, इसे रखा जाता है किसके अंतर्गत, ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए ज्योग्राफी को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात आती है कि ज्योग्राफी का फादर किसको माना जाता है। तो सर इन सब का जो फादर एक्सेप्ट किया गया है वो किसको किया गया है, आंसर होगा इरेक्टोस्थनीस को किया गया है। इन सब का फादर किसको माना गया है, इरेक्टोस्थनीस को माना गया। फादर किसको माना गया है, इरेक्टोस्थनीस को माना गया है, किसका, ज्योग्राफी का। अब मुझे बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा ज्योग्राफी क्या है, जियो प्लस ग्राफिया है, यानी कि डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी को क्या करना, डिस्क्राइब करना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ से रिलेटेड जो कंपोनेंट है उनकी स्टडी करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है नेचुरल कंपोनेंट जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी आती है, एक होता है आर्टिफिशियल कंपोनेंट जिनमें ह्यूमन ज्योग्राफी आती है। ओके, अब आपका जो सिलेबस है ना उसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। उसको कैसे पढ़ेंगे हम, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, और हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये है, ध्यान से सुनेंगे, जब हम इंडियन पढ़ेंगे तो इसमें फिजिकल और ह्यूमन दोनों इंक्लूडेड रहेंगी। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सिमिलरली इसमें भी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों इंक्लूडेड रहेंगी। और ये आपको नोट्स बनाने अच्छे से, बेहतर होगा कि आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे ना तो खुद के नोट्स से जब आप रिवाइज करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात समझ में, चलिए जी। अब आ जाते हैं सिलेबस पे, एक एक करके मैं सिलेबस बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में कहां से क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना समझना है और नोट भी करना है। देखो, पहला चैप्टर जो आएगा इसमें कौन सा आएगा, सबसे पहला चैप्टर आएगा इसमें इंट्रोडक्शन।
परिचय। किसका परिचय? इंडिया का परिचय। यहां से प्रश्न कैसे पूछता है? ठीक है, अगर मैं बात करूंगा यहां से प्रश्न की, तो गौर से सुनना मेरी बात को। यहां से प्रश्न पूछेगा एक तो बॉर्डर के बारे में, कि कौन सी कंट्री के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर पे स्टेट किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर डिस्प्यूट भी पूछता है, ठीक है, विवाद भी पूछता है। जैसे सीएचएसएल में पूछा गया है 2020 के एग्जाम में कि 1974 में कौन सा 1974 में जो कच्चा थीबू आइलैंड था, भारत ने किस कंट्री को दे दिया? आंसर श्रीलंका होगा। पीओके क्या है ना, सर क्रीक विवाद किस किस के बीच है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सक्शगम वैली किसके पास है? ठीक, सक्शगम वैली किसके पास है, किसने किसको दे दी सक्शगम घाटी जो थी। सियाचिन ग्लेशियर का क्या विवाद है, क्या नाम है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है अक्साई चीन का क्या विवाद है। कालादान प्रोजेक्ट क्या है। लिपुलेख जो रीजन है वो किस किस के मध्य विवादित है। हमारे बॉर्डर जितने भी कंट्री हैं उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन है। बढ़िया रिलेशन है तो कोई ना कोई उनके साथ प्रोजेक्ट चल रहा होगा हमारा, और खराब रिलेशन है तो उनके साथ कोई ना कोई कंट्री, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कि विवादित होगा। तो दोनों तरीके से प्रश्न यहां से बनते हैं, और एग्जाम में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो आपको दिखेगा भी, और जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की तो वहां पे भी आपको दिखेगा। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पे। अब यहां से इंडिया के ना फिजियोग्राफिक डिवीजन शुरू होंगे, जिनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आता है माउंटेन, फिर आता है प्लेट्यू, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो आइलैंड्स और प्लेन्स। पर्वत, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार से, पठार, द्वीप और मैदान। हम लोग इसमें मैप का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इनमें पढ़ना क्या क्या होता है देखो। इन सब की पहली बात तो लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे एक माउंटेन है, उसमें क्या पूछेगा? लोकेशन पूछ लेगा। बताओ सर पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पर हैं, शत्रुंजय पहाड़ियां कहां पर हैं, ठीक है, अराकू वैली कहां पर है, नागरी पहाड़ी कहां पर है। या तो पूछेगा लोकेशन, या पूछेगा इससे रिलेटेड पीक, कि ये बताओ नंदा देवी चोटी कहां पर है, या किस पर्वत के अंतर्गत आती है, या उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो प्लेट्यू में अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक तो इससे लोकेशन पूछेगा कि ये बताओ छोटा नागपुर का पठार जो है वो कहां पर है, या फिर ऐसे पूछेगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है उससे कौन कौन से मिनरल्स निकाले जाते हैं, कौन कौन सी धातुएं उसमें मौजूद हैं। आइलैंड और मैदान की केवल और केवल लोकेशन और टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ही ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे नए टॉपिक पर, जिसका नाम होगा रिवर्स, नदियां। सबसे पहले आप पढ़ोगे इसमें नदियों के बहने का तरीका क्या है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। नदियों का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज किस तरीके से नदियां होती हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे डिवीजन, कि कितने प्रकार की नदियां हैं। दो प्रकार की नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, या फिर हिमालयन रिवर, पेनिनसुला रिवर। तो आप इसमें पढ़ोगे रिवर का ओरिजिन, कि जिस पर्टिकुलर रिवर के बारे में आप बात कर रहे हो वो नदी निकल कहां से रही है। आप पढ़ोगे रिवर का ओरिजिन। आप पढ़ोगे इसकी ट्रिब्यूटरी, कि जिस नदी की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी नदियां जो हैं वो आकर मिल रही हैं, यानी कि उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। और फिर आप पढ़ोगे कि उस नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कौन कौन से बांध जो है उस नदी से संबंधित हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस नदी पर। जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नए टॉपिक पर आ जाएंगे, जिसका नाम होगा क्लाइमेट, और हिंदी में इसी को कहा जाएगा जलवायु। क्लाइमेट से क्या पता चलता है हमें? क्लाइमेट से पता चलता है हमें रेनफॉल के बारे में। वर्षा के बारे में पता चलता है, कितनी वर्षा कहां किस वजह से होती है। आगे बात समझ में। कितनी वर्षा किसने कहा होती रहती है। ओके,
अब देखो एक ऐसे कमेंट का मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आता। एक मोहित कुमार है, कमेंट कर रहे हैं, होमवर्क दे रखा है अरुण सर ने, वो करना है। आपसे किसी ने पूछा? आपसे पूछा किसी ने? और आप क्यों बता रहे हो इस बात को? यहां पे कोई लॉजिक है? कमाल कर रहे हो यार। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे आपको, आपकी हरकतें भी इंस्पेक्टर जैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हरकतें होमगार्ड वाली है और बनना चाहते हो डीआईजी, तो बात जमेगी नहीं। मतलब वो अंदर से फिर फीलिंग ऐसी निकल कर आएगी कि जो हारमोनियम बजाने वाला था उसको तबला बजाने बैठा दिया। अब वो मेहनत से बजा तो रहा होगा उस तबले को, लेकिन धुन नहीं निकाल पाएगा। समझ रहे हो? कुछ लोगों को देखकर आपको लगता भी होगा कि ये डिपार्टमेंट में है क्यों। एक कांस्टेबल की अगर मैं बात करूंगा तो वो आपने देखा होगा बहुत अच्छे से सुंदर से वर्दी में दिख रहा होगा, और कोई कोई दरोगा जी ऐसे होते हैं कि उनको देखकर ये लगता है अरे तुम घर आराम से रेस्ट करो, क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ा हरकतें ठीक करो। ओके भाई, केवल और केवल एजुकेशन का मतलब मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए कि हमें नौकरी लगानी है। बहुत सारे तौर तरीके हमारे अंदर आने चाहिए जिससे कि हम समाज में भी अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाएं, और हम जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वहां पर भी हम अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पाएं। क्लाइमेट में हमें यह समझने को मिलेगा कि हमारे इंडिया में किस प्रकार से रेनफॉल होती है, कहां कितने सेंटीमीटर किस वजह से रेनफॉल होती है। यहां पर हम यह भी पढ़ेंगे कि अल्नीनो क्या है, लानीनो क्या है, यानी कि अल्नीनो लानीनो की वजह से हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बाद में फिर नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको वो पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर। नो 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 नो, सॉइल ऑफ इंडिया, मिट्टी। इसमें पढ़ोगे आप सबसे पहले सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में, कि जो मिट्टी है बनी कैसे, इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद पढ़ोगे आप सॉइल प्रोफाइल के बारे में, मतलब मिट्टी जो होती है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। सॉइल प्रोफाइल के बाद में फिर आप पढ़ोगे सॉइल के टाइप के बारे में। इतना सब कुछ आप अच्छे से कंप्लीट करोगे, सॉइल के जैसी टाइप वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप बढ़ जाओगे एग्रीकल्चर वाले टॉपिक पे। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। एग्रीकल्चर में सबसे पहले टाइप पूछा जाता है, जो मिट्टी है उसके प्रकार क्या है, ठीक है, सॉरी, फसल के प्रकार क्या है। और फिर पूछा जाएगा आपसे प्रोडक्शन, कि उत्पादन की क्या स्थिति चल रही है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत में कौन है, विश्व में कौन है, हरित क्रांति का मतलब किससे है। ये सारा सब कुछ आप इसमें यहां पढ़ रहे होगे। एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको नया टॉपिक करवाऊंगा, फॉरेस्ट, यानी कि भारत के वन। सर दो तरीके से जरूरी होते हैं फॉरेस्ट को पढ़ना। सबसे पहले इसलिए जरूरी होता है फॉरेस्ट को पढ़ना क्योंकि हम यहां पर रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, हर 2 साल में एक बार जारी होती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे फॉरेस्ट के टाइप पढ़ोगे आप, कितने प्रकार के वन होते हैं भारत में, और उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन सा एग्जाम्पल किस प्रकार के वन का है। जैसे ये बात पूरी हो जाएगी हमारी फिर आप नेक्स्ट पढ़ोगे इसी में, आगे जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, मिनरल्स ऑफ इंडिया। पूरा डिटेल में पढ़ोगे कि कौन से मिनरल का प्रोडक्शन कहां से कैसे किया जा रहा है, विश्व में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है ना। जैसे ये पूरा हो जाएगा फिर आपको कराएंगे लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें आ जाएंगी इसमें। लेक्स ऑफ इंडिया के बाद फिर मैं आपको कराऊंगा सीधा ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमारे भारत में यातायात। और इस ट्रांसपोर्ट को हम पढ़ेंगे कितने तरीके से, 3 तरीके से, एयर, वाटर और लैंड, यानी तीनों में क्या कंडीशन है। जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंसस के बारे में और ट्राइब के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में,
और जनजाति के बारे में। ये होगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है। लेक्स ऑफ इंडिया का मतलब भारत की झीलें। ये जो मैंने आपको बताया है ये पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सिलेबस सीखेंगे अभी, कि उसमें क्या हो रहा है, क्या क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर हम लोग उसमें पढ़ेंगे, बता दूं एक बार में। अच्छा आप एक बात बताओ, हमें पहले सिलेबस पढ़ना चाहिए या नहीं, या डायरेक्ट टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या कहते हो? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है, तो यहां मैं ये जो 11 चैप्टर है ना इन्हीं को आगे बढ़ा देता हूं, उससे ये भी आइडिया लग जाएगा आपको टोटल चैप्टर कितने हैं। 12वें चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। वायुमंडल क्या है, वायुमंडलीय परतें कितनी प्रकार से होती हैं, कैसे क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ जाएंगे हम लोग। फिर पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हिंदी में कहा जाता है वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ओवरव्यू हम ले रहे हैं इसका। सर वायुमंडलीय दाब में स्पेशली किसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, यहां हम जिक्र करते हैं स्पेशली प्रेशर बेल्ट के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा वायु दाब पेटी के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि कौन सी वायु दाब पेटी कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच है, क्या है। ओके। जैसे ही ये बाय द पेटी वाला टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को नया टॉपिक जो एक्सप्लेन करूंगा वो करूंगा, एक नया टॉपिक जिसका नाम है हीट बजट। ऊष्मा बजट। फिर हम पढ़ेंगे इसी के आगे विंड के बारे में और प्रेसिपिटेशन के बारे में। इसके बाद फिर नया टॉपिक जो होगा वो होगा साइक्लोन प्लस क्लाउड, चक्रवात और बादल। जैसे ये पूरा हो जाएगा फिर हम आपको आगे नेक्स्ट नए टॉपिक पर लेकर चलेंगे जो होगा ओशियन यानी कि महासागर। महासागर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 ओशियन के बारे में कि कौन सा कहां पर है, कितना गहरा है, एरिया के अकॉर्डिंग कितना है रैंक उसका, ठीक है, उसमें कौन कौन से रिज हैं, कैसे क्या है। ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। यहीं पर एक और पॉइंट पढ़ाएंगे आपको, ओशियन बॉटम रिलीफ। इसे कहा जाता है महासागरीय नितल उच्चावच। महासागरीय नितल उच्चावच का मतलब होता है कि महासागरों में कहाँ ऊंचा भाग है, कहाँ गड्ढे वाला भाग है, कहाँ ढलान ज्यादा वाला भाग है,
ये सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे इसी में सैलिनिटी, लवणता। महासागरों का जो जल है वो सलाइन क्यों है। सैलिनिटी के बाद फिर नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसी में ओशियन करेंट, महासागरीय धारा। ओशियन करेंट के बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सुनामी। तो ये चैप्टर 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा। फिर आपको कराएंगे हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड। इसमें पढ़ोगे आप ओरिजिन या उद्गम, कि ब्रह्मांड कैसे बना है। एक दो सिद्धांत है, उन सब के बारे में बता देंगे। फिर आप पढ़ोगे इसी में गैलेक्सी, स्टार, सैटेलाइट, मतलब वही सब पूरा डिटेल में पढ़ जाओगे। फिर यहां पर आपको कराएंगे हम ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आगे बात समझ में। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसी में इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। इसे कहा जाता है पृथ्वी के आंतरिक भाग। एक एक बात बताते हुए चल रहा हूं कि कहां से क्या पूछा जाता है, जिससे कि अगर आप कभी अकेले बुक भी पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि उसमें से क्या पढ़ना है। ठीक है। चैप्टर नंबर 22 रह गया, नंबरिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे अभी। ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है। अब ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की अगर हम बात करेंगे तो यहां से प्रश्न बनता है क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर क्या है, मेजोस्फीयर क्या है। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। चैप्टर नंबर 26 में मैं आपको पढ़ाऊंगा दो सिद्धांत के बारे में। एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दो सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को जैसे आप पढ़ लोगे तो उसके बाद में फिर छोटे छोटे चैप्टर आएंगे, जैसे कि एक चैप्टर और आएगा फोर्स रिलेटेड टू अर्थ, यानी डायरेक्ट मैं बता रहा हूं इसमें। एक चैप्टर आएगा वेदरिंग एंड इरोजन, यानी कि अपक्षय, अपर्दन। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा वॉल्केनो एंड रॉक। ज्वालामुखी और चट्टान। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। और तीसवा जो चैप्टर होगा इसमें 7 कॉन्टिनेंट आएंगे, यानी कि 7 महाद्वीप। अब आप चाहो तो इसको एक चैप्टर में इंक्लूड कर लो और चाहो तो आप इसके 7 चैप्टर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉन्टिनेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वहां की फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम। भौतिक विशेषताएं क्या क्या है वहां पर, कौन कौन से वहां पर माउंटेन है, कौन कौन से वहां पर प्लेट्यू हैं। ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे हम एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे वहां की इकोनॉमिक क्या कंडीशन है।
फिर हम पढ़ेंगे वहां का एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, और हम पढ़ेंगे वहां पर कल्चर की क्या कंडीशन है, वहां का कल्चर कैसा है। ठीक है, किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की जनजातियां रहती हैं। टोटल ये सिलेबस आपके सामने है, और आपको इतना अंदाजा लग जाना चाहिए कि जब हम सिलेबस पे इतना फोकस कर सकते हैं, तो जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद कहना चाहिए आपसे। लवेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सर इससे कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में भी आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट जब मैं करवाऊंगा तो आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। आपको लग भी रहा है कि कोई चीज छूट गई है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें लग रहा है कि ये चीज रह गई है हमारी। मेरा कहने का मतलब ये कि आपको इस बार सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, और इस उम्मीद के साथ कंप्लीट करना है कि यही हमारा आगे तक काम आएगा, और हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करने वाले आगे के लिए। प्रॉपर हम अपने नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद में जो कुछ भी हमारा आगे का एग्जाम देने का प्लान बनेगा, उन सब की तैयारी इसी नोट्स से करेंगे। हाँ जी। क्लास कितने बजे से होगी? क्लास डेली 5 से 6 होगी। मेरे पास शेड्यूल आ गया, कल भी 5 से 6 क्लास लगी हुई है। साक्षी कश्यप का कहना है कि सर ये इतना सारा सिलेबस इतने कम क्लास में कैसे होगा। मतलब अब हमें ये टेंशन लेनी चाहिए कि ये कैसे होगा, या फिर हमें कंप्लीट करना चाहिए। चैप्टर देख के बुखार आने लग गया आप सब लोगों को है। कैसे होगा, इस बात का भी जवाब दे देता हूं मैं। पहला बैच जो मैंने पढ़ाया था ना, वो पहला बैच पढ़ाया था मैंने 4 फरवरी 2016 में पढ़ाया था। तब से लेके अब तक लगातार पढ़ाता आ रहा हूं। तो 48 में पूरा नहीं होगा तो 50 क्लास में पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे, ये बेवकूफी वाली बातें नहीं करनी है। मैं आपको पहले ही क्लास से समझाकर चल रहा हूं कि अगर ऐसा फिक्स नहीं है कि 48 क्लास पे हम ब्रेक लगा देंगे। मान लो कि हमें ये लग रहा है कि हमें 2-4 क्लास और लेनी पड़ेंगी तो हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस पढ़ा के चलेंगे, आपके सिलेबस को कंप्लीट करा के चलेंगे। और आप समझदार हो, पेशेंस रखना होगा आपको, इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना होगा। ये बच्चों वाली बातें नहीं करोगे कि इतना कैसे तैयार होगा। अरे भाई आप मत करो तैयार, आपकी जगह कोई और तैयारी करेगा, वो रैंक भी लेके जाएगा, आपकी पोस्ट भी खा जाएगा। जब भी आपको ये लगे कि इतना कैसे होगा, तो हमेशा आप इस बात को दिमाग में रखना कि कैसे होगा का जवाब हमें वो दे देगा जो हमारी जगह पर रात दिन एक करके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होगा। और कितनी जल्दी होगा, ये टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं उनको खुद चिंता है कि हम लगातार क्लासेस को लेके चलें। और मैं बता दूं, आपकी जो क्लासेस होंगी वो मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी आपकी। सैटरडे को भी हम क्लास लेंगे, मंडे टू सैटरडे क्लास लेंगे। और फिर भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ सिलेबस हमारा छूट सकता है, तो हम लंबी क्लास लेके उसको खत्म कर लेंगे। ओके, देखो आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। आप सबको मेरा जो समझाने का उद्देश्य है वो ये है कि हमारे ब्रेन के पास लिमिटेड एनर्जी है। चाहे तो हम उसको आलतू फालतू की बातों पे लगा दें कि इधर उधर क्या चल रहा है, और क्या नाम है, सिलेबस कैसे होगा, आप हिंदी ज्यादा लिख रहे हो, इंग्लिश ज्यादा लिख रहे हो। या फिर उसी एनर्जी को हम ये समझने पर लगाएं कि टीचर हमारे हमें क्या बताना चाह रहे हैं, और क्या वो हमें समझ आया या नहीं आया। समझ में आ गया तो हमें अंदर से खुश होना है कि इतनी जल्दी हमने बात को समझ लिया। और नहीं समझ में आया तो हमें तुरंत अपने टीचर से डाउट पूछना है कि सर प्लीज इसको एक बार फिर से बता दो, ये मुझे समझ में नहीं आया।
मेरी बात से एग्री कर रहे हो या नहीं? ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाना हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। और जो समझदार है ना, वो इतना बेहतर फायदा उठाता है कि भाई वो बहुत कुछ अपना टाइम भी बचाता है। ठीक है, ऑफलाइन के चक्कर कटने से बचते हैं। ऑफलाइन की इतनी सारी फीस होती है, उसको भी मैनेज कर जाता है वो। तो उस चीज को हमें अपने अंदर तभी ला सकते हैं जब हम अपने अंदर पेशेंस रखेंगे। ठीक है। अरिहंत जैन का कमेंट आ रहा है, सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने पहली एमएससी की है फिजिक्स से, और फिर मैंने दूसरी एमएससी जो की है वो की है मैंने ज्योग्राफी से। क्योंकि फिजिक्स का ही उसमें टच होता है एक तरह से। ज्योग्राफी को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आर्ट साइड का सेक्शन, आर्ट साइड का, और दूसरा होता है साइंस साइड का, उसमें सेक्शन होता है। तो मैंने 2 बार एमएससी कर रखी है, पिछले 10 साल से टीचिंग लाइन में हूं। आपने क्वालिफिकेशन पूछी है मुझसे, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। मस्त रहो, खुश रहो, 2 चैप्टर मेरे कहने से कंप्लीट करो, मजा आएगा आपको, मैं दावा कर रहा हूं। और मेरा जब कॉन्फिडेंस इस बात को कह रहा है तो दावा खाली तो नहीं जा सकता, है ना? एनीवे, आज हमारा सिलेबस डिस्कशन क्लास था, और मैंने इसमें बीच में कोई भी चैप्टर की बात नहीं की आपसे, केवल सिलेबस पर ही बात की है। कल जैसे ही क्लास होगी, पहला वर्ड आपको केवल नमस्ते का सुनाई देगा, दूसरा वर्ड सीधा आपको सुनाई देगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का परिचय, हेडिंग डालो। कल हम एकदम सिस्टमेटिक वे में इंडियन ज्योग्राफी से अपने सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो। और दोस्तों, पहली क्लास में मैंने बहुत प्यार से समझाया आपको, पेशेंस रखना है, पेशेंस। आगे बात समझ में? आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, सारी चीजें टाइम पर होंगी। मंडे टू फ्राइडे, अब देखो मंडे टू फ्राइडे क्लास होती थी, लेकिन मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी हम सैटरडे को क्लास ले सकते हैं। आपका एग्जाम नजदीक है, एक दिन बढ़ा दिया, एक वीक में सैटरडे को भी क्लास लेंगे। ठीक है, ओके, चलो। भगवान आप सबको खुश रखे। कसम खा लो, कमेंट शुरुआत में करना है, या जब टीचर कुछ पूछ रहे हैं तब रेस्पॉन्स देने के लिए कमेंट करना है। उसके बाद में जब पढ़ने बैठना है तो नो कमेंट। उससे आपका एक फायदा होगा, यही बात अगर सारे लोगों ने सोच ली ना, तो किसी का भी डाउट होगा वो कमेंट तुरंत सबसे पहले देखेगा। टीचर उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, आपको भी समझ में आएगा, आपके साथ साथ में हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ नहीं पाए, उनको भी समझ में आएगा। कोई फालतू कमेंट करना ही नहीं है कि सर आप क्या नाम है, हंसते हुए अच्छे लगते हो, रोते हुए अच्छे लगते हो। अरे भाई, तुम्हें पेपर क्वालिफाई करना है, छोड़ो सर को, हंस रहे हैं रो रहे हैं क्या कर रहे हैं। आपको समझा रहे हैं ना, बात खत्म करो, प्रोफेशनल बनना शुरू करो। सर बुक कौन सी लें? कोई बुक मैं तो सजेस्ट करूंगा नहीं, खास करके मेरे सब्जेक्ट में। मैंने आपसे क्या कहा, ये सारे सवाल मैं आपसे तब पूछूंगा जब एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, तब। आगे बात समझ में? एक पहला चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, फिर उसके बाद में आप ये सारे डाउट पूछना, कितना समझ में आया, क्या हुआ। ओके, चलिए जी, आज इतना ही रखते हैं, आपका टाइम खराब नहीं करते हैं, क्योंकि आगे हम बात ही करने वाले हैं, जो मेन मुद्दे की बात थी वो हम कर चुके हैं। ओके, चलो कल मिलते हैं। आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।